अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किताबों के लिए जो मेरा क्रेज़ है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसी में एक किताब जो ज़ेर मुताला रही उस पर एक तबसरा भी शेयर किया था और वो किताब है ये शाहकार। इसके मुतल्लिक जब किताब के मुतल्लिक मैंने तबसरा लिखा, आप लोग की तरफ से इस किताब को बहुत सराहा गया था और बहुत सारे सवालात आपके जहन में उभरे थे वो तबसरा देख के, तबसरा पढ़ के, कि जो इनके मुसन्निफ़ीन हैं। दो किताबों के तबसरे मैंने शेयर किए थे जिसमें से ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आई थी कि इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं उनसे बेसिकली गुफ्तगू ज़रूर की जाए, उनसे कुछ सवालात पूछे जाएँ कि उन्होंने इस मजमूए की बुनियाद क्यों रखी। इसके अंदर जो इतनी डार्क स्टोरीज़ हैं, इतना दुख भर दिया गया है, क्या मुसन्निफ़ भी अपनी ज़िंदगी में उन दुखों से गुजरे हैं या नहीं गुजरे। तो चलें आज हमारे साथ इस किताब के, इस शाहकार के, यही कहना चाहिए शाहकार से नीचे का लफ्ज़ तो इसके लिए नहीं है मौजू। तो इस शाहकार के जो मुसन्निफ़ हैं उनसे कुछ सवालात करते हैं जो तब ज़ेर मुताला जब ये किताब थी मेरे दिमाग में भी उभरे थे, आप लोगों ने भी उसके बारे में कुछ सवालात किए। तो कुछ मुख्तसर से सवालात हम अपने मुसन्निफ़ से करते हैं। तो बढ़ते हैं मुसन्निफ़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये किताब, ये शाहकार आपका, इसके मुतालिक कुछ बातें करेंगे हम इंशाल्लाह। जी ज़रूर। तो आगाज़ करते हैं कि सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि आप ये बताएं कि ये जो मजमुआ है आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ का, पोइम्स का, इसकी बुनियाद आपने कब रखी, क्यों रखी? क्या कुछ ऐसे कोई दुख थे जो ज़ाती तजर्बा था आपका या मुशाहदा था जिनसे आप गुजरे और आपको लगा कि बस अब मुझे जो है ये अपनी कलम के ज़रिए किताब पर अब उतारने चाहिए, ये दुख अब दिल में रखने जो है ना मुश्किल हो गए हैं। जो इसमें से फर्स्ट स्टोरी जो कि आयरॉनिकली जो लास्ट वर्क है अबाउट टाइम, ये मैंने 2016 में लिखा था जब एमए का मेरा इख्तिताम हुआ। तो कुछ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे थे उस टाइम। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने कुछ ट्रेजिडीज़ अपनी कुछ फेस की होती हैं और कुछ ट्रॉमा जो है ओवरऑल आपने अपने आसपास देखा होता है। तो वो अंदर इस तरह से भर चुका होता है कि आपको लगता है कि आपके हर एक बंदा जो है वो डिफरेंट तरीके से ट्राई करता है। कोई साइकोथेरेपी, कोई कोई जिम, कोई ग्राइंड। तो बाज़ दफ़ा हम क्योंकि लिटरेचर से शुगर रखने वाले बंदे हैं तो हमें ये समझ लें नेचुरली हमारे अंदर ये चीज़ होती है कि हम इन चीज़ों को बाहर निकालें, आर्ट के थ्रू, आर्ट का रूप दें। जब लिटरेचर पढ़ते थे तो देखते थे कि हम अकेले नहीं हैं जो इन चीज़ों से गुजरे हैं। तो मुझे लगता है ये एक अंडररेटेड वे है, एक अंडर डिस्कस्ड भी ये वे है, टूल है इस ट्रॉमा को टैकल करने का। कि बाज़ दफ़ा आप ट्रिगर नहीं पुल कर सकते, आप पेन उठा लेते हो तो आर्ट टेक्स ओवर। आप जब लिखते हो आपको फील होता है कि ये वो जो सारा दर्द है वो किसी तरह से वो ट्रॉमा जो है वो हील हो रहा है। तो ठीक। ये तब था जब मैंने लिखना शुरू किया था। जी, सही। अच्छा सर, ऐसा है आपने बोला कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थे जिनसे आप गुजरे। अब हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो अपने दुख को कलम में कलम के ज़रिए जो है वो कागज़ पर उतार सकते हैं, वही इस तरह की टेक्निकलिटीज़ की बात करते नज़र आ रहे होते हैं हमें। तो हमें लग रहा होता है कि ये फैंसी वर्ड्स या फैंसी जो इस्तिलाहात हैं सिर्फ यही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो बाकी लोग हैं, आपको लगता है कि बाकी भी मुआशरे में लोग इस तरह की चीज़ों से गुजरते हैं? अगर गुजरते हैं तो वो उनका दुख हमें क्यों नहीं नज़र आता, या वो देख, क्यों नहीं वो बाहर निकाल सकते, या उनके पास कोई मीडियम नहीं है निकालने का, कोई सोर्स नहीं है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? मुझे लगता है हम सब इन इस तरह के दर्द से गुजरते हैं। कौन सा इंसान है जो ये कह सकता है मरने के करीब कि मैंने ज़िंदगी में कभी दर्द नहीं महसूस किया, मैंने ज़िंदगी में कभी अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन नहीं किया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मसला ये होता है कि राइटर्स ऐसे सेंसिटिव लोग होते हैं और उनको उनके पास एक तरह से ये टूल होता है कि वो इन चीज़ों को अल्फाज दे देते हैं, वो वर्ड्स के साथ इन चीज़ों को बयान, वो भी एक नाकाम सी कोशिश होती है। जो बाकी लोग होते हैं, क्यों हम आर्ट को इतना प्रेज़ करते हैं? आप थिएटर में कोई चीज़ देखने जाते हैं और आप उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों? जब एरिस्टोटल ने बात की थी कि ट्रेजेडी का मकसद क्या है, कि वो अराउज करे पिटी एंड फियर, तो उसे इस चीज़ का पता था कि ये यूनिवर्सल इमोशंस हैं, ये सारे इंसान फेस करेंगे, ये फील करेंगे। आपको किसी का दर्द महसूस हो रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो दर्द महसूस किया होता है, तो वो रिलेटेबिलिटी, एलिमेंट ऑफ रिलेटेबिलिटी होता है। तो ये फैंसी वर्ड्स, अब ये समझ लें कि चले मैं ये वर्ड नहीं बोलता, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं, मैं सिर्फ एक सिंपल वर्ड दर्द कह देता हूँ। क्या वो सारे महसूस नहीं करते? वो आसान वर्ड है, आपको समझ आ जाएगा। एग्जिस्टेंशियल वर्ड्स हमने उसको कैरेक्टराइज करने की कोशिश की है उस पेन को कि इस टाइप की पेन थी। तो राइटर्स जो हैं वो एक नाकाम कोशिश करते हैं कि हम अल्फाज के थ्रू अपना मैसेज पहुंचा सकें, किसी तरह से वो भी रिलेट कर पाएँ जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से सारे ही महसूस करते हैं।
इसीलिए लिटरेचर आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। अदरवाइज अगर ये सिर्फ चंद लोगों का होता तो कोई भी ना समझता, कोई भी इसको ना पढ़ता। तो हर बंदा दर्द महसूस करता है, मोमेंट्स ऑफ जॉय, ट्रेजिडीज, ये सारे महसूस करते हैं और हमें वो आर्ट के थ्रू नजर आते हैं। बिल्कुल। इससे जो चीज़ हमें समझ आती है वो यही है कि अपने दर्द को बाहर निकाला जाए, अंदर रख के उससे अपनी रूह को जो है घायल ना किया जाए, उसको ख़त्म ना किया जाए। बाज़ औक़ात लोगों का जो है एक गिला होता है वो ये है कि हमारे तो वर्ड्स बड़े राह हैं, हमें तो लिखना नहीं आता, हमें तो जुमलों की तरतीब का नहीं पता, हमें जुमले की साख्त का नहीं पता, हमारी तो आशनाई नहीं है। तो ये जो राइटर्स होते हैं ये शायद आसमान से उतरे होते हैं, सिर्फ यही लिख सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमारे मुसन्निफ ने बताया है कि ये जो फैंसी वर्ड्स हैं आप इनको ना इस्तेमाल करें, आप उसमें दर्द, ये सब लोग समझते हैं, आशनाई भी है, इससे अजनबियत भी नहीं है, और ये सब लोग इसके ज़रिए जो है अपना दुख बाहर निकाल सकते हैं। तो करना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए मुसन्निफ को ये आसमान से उतरे हुए हैं। सर आप इस बारे में क्या समझते हैं, ये जो कहा जाता है मुसन्निफ आसमान से उतरे हुए हैं, यहाँ जो इनकी सलाहियतें हैं ये बड़ी कोई आला दर्जे पर है, इनका मुस्तवा बहुत बुलंद है, ये मतलब लिख सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम अपना दुख नहीं बाहर निकाल सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप तन्हाई में बैठे हैं और आप कोशिश करें, अगर आप इन्वोक करने के, मैं वर्ड यूज़ करता हूँ जो कि ग्रीक्स यूज़ किया करते थे, म्यूज़, अगर आप उस म्यूज़ को इन्वोक करने की कोशिश करें, बेसिकली आपकी वो जो क्रिएटिव पावर है, तो यकीनन आपके लिए कुछ ना कुछ मिलता है, आपको कुछ ना कुछ आपके लिए होता है जो आप ट्राई कर सकते हैं। हमने भी इसी तरह से कोशिश की थी। और कोई भी राइटर छोटा बड़ा नहीं होता, हर एक का देखिए, मेरे पास कौन सा ऐसा स्केल है जिसके मुताबिक मैं बताऊं कि इस मैं आर्ट को 50 में से 40 नंबर दूंगा, इसमें से 40-45 कंट्रीब्यूट ही करनी है ना वर्स आपने, तो करो। आप लिखो, कलम पकड़ो, बैठो तन्हाई में और लिखना शुरू कर दो, बाद में उसको एडिट कर लेना। मेरे ख्याल से जब जो आइडियाज़ हैं, मैं ये समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहता कि मुसन्निफ आसमानों से उतरते हैं, मुझे लगता है कि आइडियाज़ कोई हेवनली वर्ड से आपको आते हैं, अगर आप उनको मांगने की कोशिश करो तो आपको मिल जाते हैं। बाद में आप बैठ के उसको एडिट करो, तो एवरीवन कैन बिकम अ राइटर। लेकिन उसकी एक शर्त जो है, शर्त नहीं, जो मैं समझता हूँ कि बेहतर है उसके लिए, कि वो रीडिंग ज़्यादा करे, क्योंकि रीडिंग करने से आपको कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा होता है वो आपके अंदर से वो चीज़ें निकलती हैं। रीडिंग ज़्यादा करने से कहते हैं दिमाग फिर जाता है, तो इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे कि दिमाग इंसान के जो अफकार हैं वो बदल जाते हैं, वो दीन से हट जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों में और इन्वॉल्व हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में आप मैं क्या आपको एक कहते हैं? आसान सी चीज़ बताता हूँ। मैंने बचपन में एक सीन देखा कि एक माँ जी थी, उनकी, मैंने ये पहले एक वीडियो में बताया हुआ, उनकी बेटी का रेप करके उनके बेटे को मर्डर कर दिया गया था। तो पहली बात उन्होंने ये की थी कि कित्थे वे खुदा, हम्म। यानी गॉड डजंट एग्जिस्ट। हम्म। तो अगर आप पढ़ के उस जगह पे पहुंचे हैं, जिनको, जो नहीं पढ़े लिखे, जिनके पास नए अल्फाज हैं, वो भी इस चीज़ तक पहुंचते हैं। जो इल्म है वो तो आपको एक तरह से वो एक रास्ता फराहम करता है कि यार जितने भी नेगेटिव, जितने भी पॉसिबल, जिस तरह उसने डेकार्ड ने कहा था कि आप नेगेटिव वो सारे डाउट्स निकाल दो। इल्म तो आपको उस राह पे लेके चलता है कि जितने भी डाउट्स आए आप उनका मुकाबला करो, आप उनको शील्ड करो। मेरा नहीं ख्याल कि इल्म जो है आपको, अगर आपने नेगेटिव होना है ना, अगर आपने खुदा से दूर जाना है, या आपने कहते हैं दिमाग फिरना है आपका, तो आपको आर्ट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। वो एग्जैक्टली। आप वो वैसे भी फिर जाओगे। तो हर चीज, अब देखिए आपके सामने सोशल मीडिया है, जी। सोशल मीडिया का अभी हम बात कर रहे थे, सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज बहुत ज्यादा है, तो क्या उसका पॉजिटिव यूज नहीं हो सकता? तो इसी तरह से चीजें, हम वेसल होते हैं, हम ही रिसीव करते हैं, वो एंटीना जो है ना वो हम ही है। बाहर हर तरह की चीज मिल रही है आपको नॉलेज में। वो एक ही तरह की उसने बात की थी विक्टर फ्रैंकल ने, कि एक ही तरह की ट्रेजेडीज फेस करते हैं लोग, कोई किसी को बीस्ट बना देती है, किसी को एंजल बना देती है। तो इल्म भी ऐसा ही है, वो किसी को डेविल बना देता है, किसी को एंजल बना देता है। तो मेरे ख्याल से इट्स अप टू यू कि आप उसको एग्जैक्टली। किस तरह से लेते हो। एग्जैक्टली। तो इसी की बुनियाद पर फिर हम कह सकते हैं कि कुछ किताबें जो हैं वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इंटेंशनली जो राइटर्स हैं कुछ किताबों को नेगेटिव बनाते हैं, या उसको परसेप्शन जो लोगों की होती है उसके अकॉर्डिंग वो नेगेटिव बन जाती है? ये इसमें आप क्या समझते हैं? आर्ट के बारे में मेरी हमेशा ये थ्योरी है, ऑल्दो पोस्ट मॉडर्निस्ट की मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इनकी बात से एग्री करता हूँ कि जब राइटर कुछ लिख देता है ना तो उसके हाथ से निकल जाता है। अब वो खुद भी जाए तो वो दोबारा जो उसके माइंड में थी चीज़, जिस टाइम उसने वो लिखी थी, जिस टाइम उसको आमद हुई थी, वो दोबारा जाके उस वे में इंटरप्रेट नहीं कर सकता। आर्ट की इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंटरप्रिटेशंस होती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, उसकी कॉनोटेशंस नेगेटिव भी हो सकती हैं, वो इंसान के हाथ में नहीं रहती। जो रीडर पढ़ता है वो, देखिए मैंने एक ट्रेजेडी लिखी है अपने एक जाविये से, आपने जब वो पढ़ी है आपने अपने तरीके से देखी, क्योंकि आपने डिफरेंट वे में उस ट्रेजेडी को फील किया था।
किसी ने जिंदगी में ट्रेजेडी फील की नहीं, तो उसके लिए वो एब्सर्डिटी थी, उसको वो हंसी आई उस चीज़ पे। तो अब आर्टिस्ट ये टिर नहीं है कि वो किसी को जाके कहे कि मैंने ये लिखा था, मेरी ये पाबंदी है, आप इसी तरीके से समझो। अगर आप आवाम उस परसेप्शन में उसको नेगेटिव समझ रही है आर्ट को, तो आर्टिस्ट उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर उसको पॉजिटिव समझती है फिर भी आर्टिस्ट कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कि जानबूझ के होपलेस एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, टू वेज होते हैं ना। मैं आपको होपफुल वे में होपफुल एंडिंग दे के भी सिखा सकता हूँ, मैं आपको होपलेस एग्जिस्टेंस दिखा के भी कि यार अगर आप अच्छे नहीं बनोगे, अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज। तो राइटर अपनी तरफ से ये दोनों काम ही कर रहा होता है। हाँ, अगर कोई राइटर ये भी कहे ना कि मैं प्योर एस्थीट हूँ, आर्ट फॉर आर्ट से, वो फिर भी कोई ना कोई मैसेज दे रहा होता है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, ये जो अब हमने लेबल कर दिया है एक लिटरेचर के एक हिस्से को जिसे हम पल्प लिटरेचर के नाम से जानते हैं, तो इसमें आप क्या कहते हैं कि जिम्मेदारी के साथ लिखा है मुसन्निफीन ने, या उन्होंने बस गुजारा है कि चलती का नाम जो है वो गाड़ी का है कि उन्होंने बस गुजार दिया? मैं पहले जैसे मैंने आपसे बात की कि मैं आर्ट के ऊपर ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करता, किसी ने जो लिखा है नहीं लिखा। अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो मुझे ये लिटरेचर पसंद नहीं है। मैं ये उनसे नहीं कह रहा कि आप क्यों लिख रहे हो या आपका लिटरेचर बहुत बुरा है, लेकिन मैं अगर पूछूं तो मैं क्लासिकल लिटरेचर हमेशा पसंद करता था। दोस्टोयेव्स्की हो गया, शेक्सपियर हो गया, और इसी तरह की आर्ट जो इवन विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे। जो मुझे ये मॉडर्न आर्ट जो आपने पल्प का जिक्र किया, मुझे ये मूव नहीं करती उस तरह से। मेरे आर्ट के बारे में मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो आर्ट मुझे सबलाइम लगती है, मुझे यानी मैं किसी को लेबल नहीं कर रहा, मुझे सबलाइम वो आर्ट लगती है जो मुझे लगता है कि मुझे मूव करे। जो काफका ने बात की थी कि आर्ट हैज़ टू एक्ट लाइक एन एक्स, यानी आपके अंदर कुछ फ्रोजन है तो वो हथौड़े की तरह, वो कुल्हाड़े की तरह आके मारे और वो चीज़ आपको मूव करे। अगर आपने पूरा एक वर्क पढ़ लिया 300 पेजेस और आपको कोई उस आपके अंदर चेंज नहीं आई, कोई किसी किस्म का आपके अंदर कोई दर्द नहीं आपने महसूस किया, आपको फील नहीं हुआ कि यार मैं कुछ सोचूं, तो मेरे ख्याल से वो आर्ट फेल हो चुकी है। लेकिन वो सिर्फ मेरी नज़र में, अगर लोगों को वो पसंद आ रही है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहुत खूब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो ये है कि आपको क्यों महसूस हुआ, ये जो दुख भरी आपने कहानियाँ लिखी, आपको क्यों महसूस हुआ कि इसे मुआशरे में जगह देनी चाहिए? क्या आपको लगा कि आप उन लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं जिनकी आवाज़ें दब गई हैं? क्या आपने ये सोच के लिखा या क्या सोच थी? अच्छा, जो मैंने लिखा था वो मैंने इस सोच से नहीं लिखा था कि मैं किसी के साथ शेयर करूंगा, और वो एक प्रैक्टिस है। जिस तरह मैंने आपसे बताया कि डिफरेंट वेज थे डील करने के लिए ट्रॉमा जिनको मैं अभी भी फेस कर रहा हूँ। तो जब वो लिखी जा चुकी थी, मैंने कुछ दोस्तों से डिस्कस किया, तो हम लिटरेचर के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब पहली बार लिटरेचर पढ़ना शुरू किया था 2014 में, तो ये फील हुआ कि ये सारे दर्द ऐसे हैं जो हम अकेले फील नहीं कर रहे, लोगों ने भी फील किए हैं। तो इसको पब्लिश करवाने का मकसद यही था कि लोगों तक ये मैसेज आए कि वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। जब लिखा जा रहा था तब ये मकसद नहीं था। जब ये कंपाइल हो चुका था तब रिक्वेस्ट की कुछ दोस्तों ने कि ये यू शुड शेयर इट विद अदर्स। तो तब हमने डिसाइड किया कि चलिए इन लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, और फिर काफ़ी लोगों ने रिलेट किया कि हाँ, हम भी ये चीज़ें फील करते हैं और ये टैबूज़ हैं। मेंटल हेल्थ तो एक टैबू है, हम इसको डिस्कस ही नहीं करते, इस सब्जेक्ट को तो हम एंगेज ही नहीं करते। तो एक ये मकसद था। आपने शैडोज़ विद इन में चाहता था कि आप पढ़ें, वो सेकंड अगर आप देखें तो वो बेसिकली वो है ही, वो लिखी इस एंगल से गई है कि ये सारा कुछ हमारे माशरे में हो रहा है, लेकिन हम उन चीज़ों से जानबूझ के आंखें छुपाते हैं। जैसे आपने शुरू में बात की कि हम उस दर्द को जितना छुपाते हैं वो उतने ही जोर से स्प्रिंग की तरह निकल के बाहर आता है। रिटर्न ऑफ द रिप्रेस्ड, वो चीज़ दबी नहीं रहती, वो बाहर आती है। बिल्कुल। जैसे सर आपने बात की कि जब आपने इसको लिखा तब आपने ये नहीं सोचा था कि आप इसे मंजर आम पर लेके आएंगे, पर जब आपने ये इरादा कर लिया, आपने ये जो कलम बंद किया हुआ था ये सारा मजमुआ, तो तब आपने इसको मंजर आम पर लाते वक्त जो है क़ारीन से क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी कि वो इसे किस तरह से लें, जैसे आपने लिखा है वैसे ही समझें या वो इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस करें? देखिए, मैं कभी भी किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता कि वो क्या इंटरप्रिटेशन रखता है। हाँ, एक चीज़ मैंने ज़रूर चाही थी कि राइटर्स जो हैं वो जो रीडर्स हैं वो इसको मजाक ना लें, वो इस आर्ट को फन एंटरटेनमेंट ना लें, वो देखें कि क्या वाकई ही ये दर्द, ऐसे किसी दर्द से आपके कोई करीब इंसान गुजर रहा है तो उससे एम्पथाइज करें। हाँ, एम्पथी मैं चाहता था कि कल्टीवेट करें रीडर्स। अगर वो नहीं करते इट्स फाइन। जी। अच्छा, जब किताब जो है इसकी इशाअत के बाद आपको क़ारीन या निकादों की तरफ से किस चीज़ का सामना रहा? कोई मुस्बत आरा भी मसूल हुई या सिर्फ मनफी जो असरात थे वही आपने देखे? देखिए, हमेशा मिक्सचर ही होता है। मेजॉरिटी ने अच्छा ही ओपिनियन दिया था, जिन्होंने अच्छा ओपिनियन नहीं दिया मुझे उन पर भी कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक उनको ये लगा
कि इतनी डार्क आर्ट नहीं होनी चाहिए थी, कोई ना कोई होपफुल मैसेज होना चाहिए था। तो बाज़ दफ़ा इंसान, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहे हो ना, तो हमें लगता है कि पूरी वर्ल्ड भी ना वैसी अच्छा चल रही है, तो हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसी ही अच्छी एंडिंग हमें नज़र आए। तो मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। जी, जो लोग ये कहते हैं कि इतनी डार्क आर्ट नहीं होनी चाहिए थी, तो इससे आप क्या समझते हैं कि आप जो अगला आपका जो भी कोई मजमुआ आता है या कोई किताब आप मंजर आम पर लाते हैं, तो उसमें आप इस डार्कनेस को कम करेंगे, कुछ ब्राइटनेस का लाएंगे एलिमेंट, या ये डार्कनेस चलती रहेगी? देखिए, मैंने शैडोज़ विद इन लिखी है। इस स्टोरीज़ में सिर्फ आपको मज़लूम दिखाए गए हैं जो कि हेल्पलेस हैं। शैडोज़ विद इन में आपको कहीं ना कहीं डिफायंस, रिजिलियंस का एलिमेंट भी नज़र आएगा, तो इस हद तक आपको होप नज़र आ सकती है। ठीक। इस किताब ने, ये जो आपने शानदार किताब लिखी है, इसने यकीनन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दिमागों, दिलों को आपके साथ जोड़ा होगा। कोई एक ऐसा लम्हा आपको याद हो कि जिसमें कोई किसी कारी ने आपसे ऐसा तबसरा शेयर किया हो जो आपके दिल पर भी नक्श छोड़ गया हो? आपको हाँ, ऐसा लगता है? हाँ था। मुझे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अली हुसैनी साहब, उनका तबसरा मुझे याद है। वो मुझे बहुत उसने मूव किया था, ख़ास तौर पे जो नो वे आउट स्टोरी है, जिस तरह से उन्होंने रिलेट किया था, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे महसूस हुआ था कि शायद ये उस जगह पे पहुंच गए हैं जिस जगह पे जाके मैंने ये स्टोरी लिखी थी। तो वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा ख़ास था। तो वो क्या उन्होंने ऐसा बयान जो है, क्या ऐसा तारीखी जुमला कहा कि आपको लगा कि वो पहुंच गए हैं वहाँ पे जहाँ मैं पहुँचाना चाह रहा था? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि माँ ने हम सबको रिप्रेजेंट करता है, जो मेन कैरेक्टर है नो वे आउट का, और जो वो एक्सिस्टेंशियल डिस्पेयर उसमें मैं दिखाना चाहता था, वो उस जगह तक पहुंच गए थे। और सिमिलर वही चीज़ जो अब्दुल्ला नुमान साहब ने भी की थी, जो जिन्होंने मेरा फॉरवर्ड लिखा था, वो भी इस चीज़ को समझ गए थे। तो जब कहीं ना कहीं राइटर को ये, चाहे राइटर आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन उसको अच्छा लगता है कि यार कोई ना कोई उस जगह पे पहुंचा जहाँ जिस एंगल से उसने लिखा था। बेहतरीन। तो अगली किताब अब हम आपकी कब देखेंगे, और उसमें क्या मैसेज होगा? शेडोज किसको मौजू बनाया गया? शेडोज विद इन जो है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है इसी ईयर। उसमें शैडो कॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, जिसमें बेसिकली ये है कि हमारे सबके अंदर पोटेंशियल होता है ईवल का, नेगेटिव ट्रेड्स जो हैं, हम जब उनको दबाने की कोशिश करते हैं तो वो फिर अगलियर वेज में बाहर आती हैं। तो इसी तरह से हमारे माशरे में बेसिक इसमें मैसेज ये है कि हम मॉन्स्टर्स पैदा नहीं होते, मॉन्स्टर्स क्रिएट किए जाते हैं। वो स्टोरी का मैसेज, सारा थीम यही है। और एक नोवेला के ऊपर वर्क हो रहा है जो कि अभी मैं थोड़ा राज ही रखूँगा, बहुत सरप्राइज है जब आएगा। जी जी, चलें, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए सर कि इंसान जो है अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होता है, बाज़ औक़ात उनको इमिटेट करने की भी कोशिश करता है अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। तो लिखते वक्त आपने ऐसा कौन सा राइटर है जैसे आपको लगता हो कि अच्छा भाई उसकी झलक जो है ये मेरे काम में मौजूद है, या आपने ऐसा कोई है शख्स यस, जिससे आप इंस्पायर हुए हों? बिल्कुल। डोस्टोयेव्स्की, एडगर एलन पो और काफ्का, इनकी आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। ऑल्दो मैं शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता हूँ, लेकिन मैं जब लिखना चाहता था तो मैं चाहता था कि वो जो एटमॉस्फेरिक सेटिंग उनके वर्क्स में नज़र आती है, जो डार्कनेस, वो मुझे मिले। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि हमें वो डोस्टोयेव्स्की या काफ्का पढ़ते हुए हमें उस टाइप की जो अनईजीनेस फील होती है, अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं, वो इन वर्क्स में, तो कहीं ना कहीं वो एडिटिंग के दौरान वो डिलिबरेट था। अच्छा, इस चीज़ की तो मैं भी कायल हूँ, क्योंकि जब ये किताब मैंने पढ़ी थी, पढ़ते वक्त इतनी इंटेंस जो है बाज़ औक़ात आपको मोमेंट से गुजरना पड़ा था कि एट द एंड जो है वो आंसुओं की सूरत में ही बहे थे, कि जो अनईजीनेस फील हो रही होती है वो बाद में जो उससे आपको सुकून मिलता है, वो मुझे लगता है कि वो नहीं मिल सकता, कि जब तक आपके जो आपका अल्फा जो बयान है उसको किसी और के अल्फाज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या जो आपका दर्द है वो कोई और बयान कर रहा होता है, मुझे लगता है इससे बेहतरीन चीज़ कोई भी नहीं हो सकती है। तो अच्छा सर, ये बताइए कि आप कहते हैं कि बिल्कुल आपके काम में हमें जो है आपकी इंस्पायरेशन जिनसे है वो भी हमें देखने को मिलती है। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि आजकल जो नए राइटर्स आ रहे हैं, आपने उनमें कोई अपना मुकाम बना लिया है, या जो नए राइटर्स जैसा लिख रहे हैं आपको लगता है कि वो कोई तख्लीकी काम कर रहे हैं, या वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? पहले क्वेश्चन का आंसर, क्या मैंने अपना मकाम बना लिया है, मुझे नहीं पता, और मेरे लिए ये मैटर भी नहीं करता। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि मुझे वो आर्ट नहीं पसंद, जिनको पसंद है मुझे उनसे कोई गिला नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि आपने जो है अपने ट्रॉमास को हैंडल करने के लिए लिखने का जो तरीका है इसको अपनाया था। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो लिखना है ये आपने कब से लिखना शुरू किया था, या एक दिन ऐसे ही आप सोए हुए थे तो आपने कहा सुबह उठ के मैं लिखूंगा बस अब? नहीं, जब ट्रेजिडीज, इन पेन की इंटेंसिटी पीक पे होती है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको
कोई ना कोई, हर एक के पास, मैंने जैसे आपको बताया कि डिफरेंट वेज होते हैं उस ट्रॉमा को डील करने के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे पास आर्ट एक अंडररेटेड वे था इसको टैकल करने का। तो 2016 में मैंने आपको बताया मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ लिखा था। बेहतरीन। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपका जो कलम है वो रवां रहे और इससे बेहतरीन चीज़ें हमें देखने को मिलती रहें। अब जो बाकी लोग हमें देखने वाले हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं या जो क़ारीन हैं इस किताब को जिन्होंने पढ़ा है, उनके ज़हन में जो सवालात थे, मुझे उम्मीद है कि उनके जवाबात आपको मिल गए होंगे। और अच्छा, इस किताब के मुतालिक एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, जो अक्सर लोग हम कह रहे होते हैं कि दुख तो है, क्या दुख है ये नहीं पता, कैसे है, कब से नहीं है। इस सब को जानने के लिए मुझे लगता है कि अगर आप जल्द ही इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि किस चीज़ का दुख है या किस चीज़ ने आपको झंझोड़ के रखा हुआ है, आप जो इस तरह की कैफियत है वो क्यों है, और अगर उसके कुछ जवाबात आप चाहते हैं तो आपको ये मजमुआ जो है अली ज़का साहब का ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इंशाल्लाह सर की अगली किताब के साथ फिर मिलेंगे, उसके तबसरे के साथ और एक छोटे से इंटरव्यू के साथ।